हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। इसे अंग्रेजी में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। अगर इसी तरह के और भी आपको विषयों के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो आइए आज हम जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा अध्याय शुरू के क्या कह रहा है। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। उत्सुकता का मतलब होता है जिज्ञासा भरी, जैसे हमको किसी आने का खबर हो और हम उसका इंतजार कर रहे हैं, जिज्ञासा हो मन में कि अभी आ जाए अभी आ जाए, तो उसी को उत्सुकता या हर्ष माने खुशी के साथ भी हम बोल सकते हैं। जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे, वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह तेजी से क्यों सांस लेने लगते हैं। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। जो हम लोग जीने के लिए श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं, वह श्वसन का ही एक प्रक्रम है, माने भाग है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। तो हम 6.1 हम श्वसन क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि सभी जो जीव सूक्ष्म जीव होते हैं सभी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं बोले थे। क्या कहते हैं उन्हें? तो हम कोशिकाएं कहते हैं या सेल्स बोलते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वो जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। जो जीव में प्रत्येक कोशिका होती है वो पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कार्यों को संपादित करने में हमारी जो मदद है वो करती है या कुछ महत्वपूर्ण ही भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसी क्रियाएं होती हैं, इन सभी को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है, क्या आप बता सकते हैं? तो यह ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या ऑक्सीजन से भी हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? तो हमसे माता पिता इसलिए भोजन करने का नियमित रूप से आग्रह करते हैं ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी न हो और ऊर्जा का हमारे शरीर में संचित रहे। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जो हम भोजन में ऊर्जा होती है संचित रहती है, वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, माने निकलती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः जो भी जीव होते हैं वो सभी को ऊर्जा की प्राप्ति भोजन से करने के लिए श्वसन की भी आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। श्वसन जो प्रक्रम होते हैं, तो इस प्रक्रम में हम लोग क्या करते हैं, पहले सांस को, वायु को शरीर के हम लोग अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, तो हम भली भांति परिचित हैं कि वायु में जो होती है कि वो ऑक्सीजन 21% मौजूद होती है। फिर हम सांस छोड़ते हैं, वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं
और फिर हमको क्या करते हैं, तो वायु को शरीर से बाहर निकलते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले शरीर के अंदर सांस को लेते हैं, उसके बाद सांस को छोड़ते हुए शरीर के से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जो हम लोग सांस लेते हैं वायु में, तो उसमें जो हम वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो एक विषैली गैस है जिसको CO2 है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिकाओं में ले जाया जाती है। जो हम शरीर के अंदर सांस लेते हैं वो क्या होती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो होता है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में और प्रत्येक कोशिकाओं में ले जाई जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। जो हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है, भोजन को तोड़ने में। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जो कोशिका में भोजन के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन कहेंगे, या इसको अंग्रेजी में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सभी जीवों को कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होते हैं। जो भी जीव हैं उनमें कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाते हैं। कोशिका के जो अंदर होते हैं भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। जब हम यहाँ देखते हैं कि जब ग्लूकोज का विखंडन वायु की उपस्थिति में होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन कहलाता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन को विखंडित करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन को विखंडित करेगा तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जो हमारे शरीर में भोजन का विखंडन होता है उससे ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। जैसा कि हमें एक समीकरण द्वारा दिखाया गया है कि ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा है। विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं, और ऊर्जा जो होती है कि वो मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है, वो मुक्त होती है। अब हम आगे देखते हैं। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जो ईस्ट होते हैं ये वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो ईस्ट होते हैं वो अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव भी कहते हैं। तो ईस्ट क्या हो जाएगा, अवायवीय जीव भी हो जाएगा। ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अवायवीय जीव हो जाएगा। अब हमारा आगे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ हमारा ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये टूट जाएगा। किसमें टूटता है, तो एल्कोहल में टूटता है। क्या होता है एल्कोहल, तो OH होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊर्जा में मुक्त होती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है कि वायु की अनुपस्थिति में होती है।
हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। जो हमारे शरीर में पेशी कोशिकाएं पाई जाती है वो भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है तब हमारे शरीर में पेशी कोशिकाएं अवायवीय रूप से श्वसन करती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम शरीर भारी काम करते हैं, जैसे देर तक व्यायाम करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, कई घंटे टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं अथवा भारी वजन उठाते हैं, तो ये इस कार्यों में जो होती है वो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। तो हमने देखा कि इन कार्यों को करने के लिए क्या होती है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जो आपूर्ति होती है वो सीमित रहती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करता है। तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो पेशी कोशिकाएं ही ऊर्जा की मांग को पूरा करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लूकोज को पेशी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ने से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो हमने पिछले अम्ल में देखा था कि लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो हमारे पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो लैक्टिक अम्ल के होने के कारण। ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। जब हमारे शरीर में ऐंठन क्यों हो गया? तो हमारी जब ऊर्जा की जो ऑक्सीजन की अति मात्रा है वो सीमित होती है, तो उस समय जो हमारे शरीर में होते हैं वो पेशी कोशिकाएं अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इसीलिए हमारे शरीर में जो होता है कि ऐंठन महसूस होता है या होता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से क्या क्या बनते हैं? तो लैक्टिक अम्ल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो पेशियों में ऐंठन उत्पन्न कौन करता है? तो लैक्टिक अम्ल करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने से हम ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है। जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या शरीर की मालिश करते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में रक्त का संचरण बढ़ जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास लैक्टिक अम्ल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाते हैं। जो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल रहते हैं वो किस में टूट जाते हैं? मालिश करने या गर्म पानी से स्नान करने से कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अब हम आगे देखते हैं श्वसन। तो श्वसन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अपने नाखूनों और मुख को कसकर बांध लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय तक आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांसों को रोके रख सके। अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस के लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। जो हम लोग श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को हम लोग अंदर खींचते हैं या ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? तो श्वसन कहलाती है या सांस लेना कहलाती है।
ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। जब हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो क्या कहलाती है? अंतःश्वसन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? तो अंतःश्वसन कहलाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलने वाले वायु को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च श्वसन कहते हैं। यह एक सतत प्रक्रम है। यह प्रक्रिया जो है वो क्या है? तो हमेशा चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन प्रयत्न होता रहता है। ये जो क्रियाएं होती है तो प्रत्येक जीव में जीवन में हमेशा होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितना श्वसन कर रहा है, कितना सांस ले रहा है, वही क्या कहलाता है? हमारा वही जो हमारा है कि श्वसन दर कहलाता है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते हैं। जो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, वो जो होती है कि साथ साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। जब हम एक बार सांस लेते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो एक होता है अंतःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। एक बार सांस लेने का अर्थ हो गया कि एक बार हम अंतःश्वसन किए और एक उच्छ्वसन किए। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 6.2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए। विश्राम की स्थिति का मतलब होता है कि आराम करते हुए आप इसकी स्थिति का, जैसे हमारा शरीर पूरा रेस्ट में हो, आराम में हो, तब हम ऐसे बैठकर उसकी गणना कर सकते हैं। और छोड़िए, पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं। और क्या करना है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस को अंदर ले रहे हैं उसका पता लगाना है, और कितनी बार हम बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। अब हमें क्या करना है कि अब विश्राम की अवस्था से उठकर अब तेज दौड़ना है या चलना है, उसके बाद हमको इसकी गणना करना है। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। जब हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा करना होता है तो हम लोग तेजी से श्वसन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तेजी से श्वसन करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाएं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है? तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति हो जाती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जिससे क्या होगी? तो अधिक हमारे शरीर में ऊर्जा निर्मुक्त होगी। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? तो हम देखते हैं कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें क्यों भूख लगती है। तो हमारे शारीरिक क्रियाकलाप जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा को ह्रास होता है तो उस ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए हम तेज गति से सांस लेते हैं। तेज गति से सांस क्या करते हैं? हमारे भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देते हैं, जो हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा जनरेट होती है, तो हमें भूख लगने लगता है।
अब एक पहेली सवाल पूछ रही थी, पहेली जानना चाहती है कि जब हम नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। तो जब हम नींद में होते हैं तो श्वसन दर कम हो जाती है, जब हम सोते हैं या झपकी लेते हैं तो हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अतः इसी कमी को पूरा करने के लिए हम जम्हाई करते हैं जो ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। क्या होता है, तो हम जम्हाई के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को अंदर लेते हैं जो हमारे श्वसन दर को तेज कर देता है। ठीक है, जब आप नींदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है, क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। क्रियाकलाप 6.3 को अब हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 6.3 में क्या हमसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किसमें सबसे अधिक होगी। आपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है। अब हम आगे देखते हैं 6.3 में हम श्वास कैसे लेते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जाने। सामान्यतः हम अपने नथुनों नसा द्वार से, जो हमारे नाक होते हैं उसके में 2 छिद्र होते हैं, उसी से हम लोग वायु को अंदर लेते हैं। अपने नथुनों या नसा द्वार से वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नसा गुहा में चली जाती है। कहाँ चली जाएगी वो अंतः श्वसन वाली वायु? अंत नसा गुहा से चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े जो होते हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, एक पेशीय परत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। वक्ष गुहा को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसली ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो पसली ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। और क्या डायफ्राम जो होते हैं वो नीचे की तरफ गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। और यह गति क्या करती है, तो हमारे वक्ष गुहा जो होते हैं, सीने होते हैं, उसको क्या करती है, आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। और वायु जो होगी हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं और फेफड़े क्या होते हैं, वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, तो डायफ्राम में धकेल दी जाती है। जैसा कि अब हम चित्र 6.4 को देख सकते हैं। ये हमारा मानव श्वसन तंत्र है। ये मानव श्वसन तंत्र है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये नसा गुहा है। ये क्या है, तो हमारा नसा गुहा है। इसी के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को अंदर शरीर में लेते हैं या वायु को कह सकते हैं। इसी के द्वारा वायु जो होता है कि हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और ये जो होते हैं कि मुख होते हैं, तो मुख गुहा से भी हमारा वायु प्रवेश कर सकता है। तो इन दोनों से जो होता है कि हमारे शरीर में वायु प्रवेश करता है। और ग्रेसनी के रास्ते, ये जो हमारा क्या है, ये ग्रसनी है। ग्रसनी के रास्ते वायु जो होता है कि हमारे श्वास नली तक आते हैं। ये हमारा क्या है, श्वास नली है। श्वास नली तक आते हैं। श्वास नली क्या करती है, इन वायु को क्या करती है, फेफड़ों में ट्रांसफ़र कर देती है, फेफड़ों में भेज देती है। फेफड़े जो होते हैं इन्हें पुनः
अपने ऑब्जर्व कर लेती है और एक अंतःश्वसन में इस साइड भी फेफड़े होते हैं। अंतःश्वसन में क्या होता है कि जो हमारे ये क्या है तो शरीर की पसलियां हैं, ये पसलियां होते हैं और जो नीचे हमारे शरीर के ये होते हैं ये क्या कहलाते हैं तो डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम जो होते हैं एक बड़ी पेशीय परत है। ये क्या होती है तो पेशीय परत होती है जो जो ये वक्ष गुहा होते हैं उनको क्या करती है तो आधार प्रदान करती है। अब हम आगे देखते हैं तो यहाँ क्या किए कि जब हम श्वास नली को वायु अंदर आती है तो क्या होती है, जब प्रवेश करेगी वायु तो डायफ्राम जो होता है कि नीचे की ओर गति करेगा। हमारा डायफ्राम क्या करता है, नीचे की ओर गति करता है और ये जो हमारे शरीर की पसलियां होती हैं, पसलियां क्या करती है तो बाहर की ओर गति करती है। ये अंतःश्वसन की क्रिया में होती है। कब होगी, अंतःश्वसन क्रिया में। अंतःश्वसन में क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है और पसली बाहर की ओर गति करता है। लेकिन उच्च श्वसन में क्या होता है तो पसलियां जो होता है कि अंदर की ओर गति करती है और डायफ्राम पूर्व की स्थिति में आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए। उदर का मतलब होता है पेट, और उदर की गति का अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान से कैंसर हो संबंधित है, इससे आवश्यक बचना चाहिए। इसीलिए हमको मना किया जा रहा है कि धूम्रपान न करें। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होते हैं। अमाप मतलब साइज में, उसके जो आकार होंगे उसमें परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। जब टीचर ने कहा कि यह जान श्वसन के दौरान वक्ष गुहा का माप में परिवर्तन होता है, सभी बच्चे अपने सीना को फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। अब हम क्रियाकलाप 6.4 को देखते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का माप कीजिए। इस माप को सारणी 6.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने तक वक्ष का माप लीजिए। चित्र 6.6 बताइए कि किस सहपाठी के अधिकतम विस्तार दिखाया। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप के द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि वक्ष गुहा है तो क्रियाकलाप में हमें क्या करना है कि सहपाठियों के साथ कर सकते हैं। मान लीजिए 5-6 मित्र आपस में हो जाइए, सभी को कहिए सीना फुलाने के लिए। जब वो सीना फुलाए तो उसका माप ले लीजिए। सभी में मापों में देखना है कि किस सहपाठी का अधिकतर विस्तार है, मैंने किसका आयतन बढ़ रहा है, नॉर्मल में क्या था और कितना सांस फूल रहा है, उसको हम लोगों को मेजर कर विस्तार किसका अधिक है वो लिखना है। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6.5। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच प्लास्टिक की नली लीजिए। बोतल के ढकने में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए, क्या करना है 2 गुब्बारे लगाना है बिना फूले हुए, लगा दीजिए। नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबर अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबर बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबर की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारा को देखिए। इसके बाद रबर की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारा को देखिए। क्या आपको गुब्बारा में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, तो एक प्लास्टिक की जो है कि चौड़े मुंह वाली हमने एक बोतल लिया है। इसके एक पेंदे को हमने क्या किया था कि काट कर अलग कर दिया था और वाई आकार के कांच की अथवा प्लास्टिक की एक नली हमने यहाँ लगा दिया। ये रबर सीट है, ये प्लास्टिक की बोतल है। अब हमने क्या किया था कि इसके मुंह में क्या किया 2 गुब्बारे बिना फूले हुए हमने डाल दिए। अब क्या करना है कि परत को धकेलना है और गुब्बारों को देखना है कि कोई गुब्बारा में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि धकेलने से गुब्बारे जो होते हैं कि फूलने लगते हैं। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबर की परत किसे प्रदर्शित करती है?
अब आप श्वसन की क्रिया विधि को समझने में समर्थ हो गए हैं। अब हम समझ सकते हैं कि श्वसन हम लोग क्या करती है। तो ये जो होती है, जो ये फेफड़े होती हैं, तो हमारी पसलियाँ और डायफ्राम जो होती है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा हो जाएगा डायफ्राम का काम करती है, और ये हमारे श्वसन को समझने में आसान करती है। हमारा 6.4 हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम क्या बाहर निकालते हैं, उसके बारे में अब हम देखते हैं। क्रियाकलाप 6.6, कोई पतली स्वच्छ प्रश्नली ले लीजिए। कोई हमको पतला सा प्रश्नली, स्वच्छ प्रश्नली लेना है जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि प्रश्नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। प्रश्नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ। अब हमारा एक शब्द यहाँ आ रहा है स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ होता है कि जब हम नारियल पानी पीते हैं या किसी जूस के दुकान पर जूस पीते हैं तो उसमें एक पाइप पे लगा हुआ देता है, वही पाइप को हम लोग स्ट्रॉ बोलते हैं। वो नली बोलिए या स्ट्रॉ बोलिए, उसको अंग्रेजी में हम लोग स्ट्रॉ बोलते हैं। को प्रश्नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ को धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है, दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन या उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। जो वायु होते हैं तो उनको जब हम सांस लेते हैं या अंतःश्वसन करते हैं या उच्छ्वसन करते हैं तो वो गैसों का मिश्रण है। तो हम जानते हैं कि वायु जो होती है कि अनेक गैसों का मिश्रण होती है। उसमें नाइट्रोजन होते हैं 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, और भी सारी गैसें होती हैं, अदर गैसेज भी होती हैं 1%, जिसमें जलवाष्प, धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी गैसें भी मिश्रित रहती हैं। तो वो गैसों का मिश्रण होता है। अब हम क्या उच्छ्वासित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण होते हैं। जब हम लोग सांस दर्पण के सामने खड़े होकर सांस को छोड़ते हैं तो दर्पण क्या होती है, तो दर्पण जो होती है कि उसकी सतह धुंधली हो जाती है। ये जो होता है कि नमी के कारण होता है। तो जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? तो यही बिंदु कण जो होते हैं कि हमारे अवशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। अब हमारा आगे है 6.5 अन्य जंतुओं में श्वसन। जो अन्य जंतु हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियाँ आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जो ये सभी जीव हैं, इन सभी में भी हम मनुष्यों की तरह क्या होते हैं, तो फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता लगाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोंघे, कछुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? तो नहीं, इनमें फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। इनमें अलग तरह से जो होते हैं कि स्थान पर, माने फेफड़े के स्थान पर विशेष श्वसन अंग होते हैं, विशेष श्वसन अंग होते हैं जिनकी मदद से ये लोग श्वसन करते हैं। जैसे कि मछली हो गया, तिलचट्टा हो गया, तो तिलचट्टा में कॉकरोच जो होते हैं उसमें श्वास रंध्र होता है, मछली में गिल होते हैं, केंचुए जो होता है कि अपने चमड़े से करती है श्वसन। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि कॉकरोच श्वसन कैसे करती है। अब हमारा पहला है कॉकरोच। तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो कॉकरोच होते हैं उनके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं, और जो अन्य कीट हैं इसी प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ये जो छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। जो कीट होते हैं उनके शरीर में जो होता है कि वायु के लिए नलियों का जाल बिछा रहता है विनिमय के लिए। जो श्वास प्रणाल
या वातक कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं? तो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है। जो ऑक्सीजन होते हैं वो श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। और क्या होता है कि श्वास नालों तक कार्बन डाइऑक्साइड आती है और श्वास रंध्रों से ही बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। ये जो हमने देखा श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल होते हैं, ये सिर्फ कीटों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो कीटों में पाए जाते हैं। परंतु जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन ये जो होते हैं वो जंतु में नहीं पाई जाती है। अब हमारा आगे है केंचुआ। केंचुए कैसे श्वसन करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। जो केंचुए होते हैं वो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। तो केंचुए किससे श्वसन करते हैं? तो त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। जो केंचुए की त्वचा होती है वो आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। जो गैसों का आवागमन है वो आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन जो मेढक होते हैं उनमें मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। मेढक में क्या होते हैं? तो मनुष्य की भांति फेफड़े भी होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। जो केंचुए होते हैं वो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। अब 6.6 जल में श्वसन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो जीव जल में रहते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं अथवा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल ही में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम अथवा गिल पाए जाते हैं। जो मछली होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो क्लो अथवा गिल पाई जाती हैं। इसी के द्वारा मछली जो होती है कि श्वसन करती है। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करती है। जो मछलियों में क्लोम होते हैं या गिल होते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन को उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। जो क्लोम होते हैं वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये जो होता है कि ये मछलियाँ का क्या है? यही जो होता है कि क्लोम है। क्या है? क्लोम या गिल है। आपने कभी बाजार में मछली को देखा होगा तो ये जो होता है कि मछली के गलफरा में के पास ये रहता है। ये 2 या 3 धारी होती है। इसी में देखिएगा तो छोटे छोटे ये जो होते हैं कि पतली सी चादर के समान रहती है। ठीक है, कि आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। जो ये होती है रक्त वाहिनी, ये क्या होती है? रक्त वाहिनी। ये रक्त वाहिनी होती है वो असंख्य होती हैं। क्या होती है? असंख्य होती है या बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो इन्हें श्वास लेने में संख्या अधिक होती है। जो गैस के विनिमय, जैसे वो ऑक्सीजन लेती है तो उसके गैस के विनिमय में आदान प्रदान में, विनिमय का मतलब हो गया आदान प्रदान। क्या हो जाता है? आदान प्रदान करने में सहायता करती है। अब 6.7 क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अब हम देखते हैं कि हमारा 6.7 में हमसे क्या कह रहा है कि क्या पादप भी श्वसन करते हैं। यहाँ पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो क्या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। तो अन्य जीवों की भांति पादप भी जो होते हैं जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं,
ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये क्या करते हैं, तो वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। और क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। जैसे अन्य जीवों में हमने देखा था कि जब हम ऑक्सीजन का ग्रहण किए थे या ऑक्सीजन को लेते थे तो वो क्या करते थे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ते थे, माने विखंडित करते थे। उसी तरह से पादप में भी ये क्रियाएं होती है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके, जो पादप में प्रत्येक अंग होते हैं वो वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। जो पादप होते हैं वो उनके प्रत्येक अंग जो होते हैं वो ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। हमने आगे देखा था कि पादप में जो होते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते थे, जिन्हें हमने रंध्र कहा था। क्या कहा था हमने, रंध्र कहा था। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो पादप होते हैं, वो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच में, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, तो मिट्टी के जो कण है, मान लीजिए ये जो है ये सभी क्या है, मिट्टी के कण है। इन मिट्टी के कणों में खाली स्थान होता है। क्या होता है, इन मिट्टी के कणों में खाली स्थान होता है जो वायु अवकाश कहलाते हैं। ये जो खाली स्थान है क्या कहलाते हैं, वायु अवकाश कहलाते हैं। और ये जो होते हैं कि मूल रोम होते हैं। तो जो वायु अवकाश होते हैं उसमें उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। तो इन खाली जगहों में जो वायु उपस्थित रहेगा उन्हीं से जो होता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। श्वसन क्या है, तो एक महत्वपूर्ण ही जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता या जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करना बहुत ही आवश्यक है। अब हम इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा है, उसे एक बार हम लोग संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो इस अध्याय में हमने देखा था कि श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। जो श्वसन होते हैं वो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। जो हम श्वसन करते हैं उससे क्या होता है, तो ये भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करने में हमारी मदद करता है। अब हमारा अगला बिंदु क्या हमने देखा था कि हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, हमने देखा था कि जब हम अंतःश्वसन के द्वारा जो वायु को अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन में किया जाता है। हमने देखा था कि जब हम अंतःश्वसन में शरीर में वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो था कि टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। इस प्रकार में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस क्रिया में क्या होता है, तो ऊर्जा जो होता है कि वो निकलती है। अब हमने आगे देखा था कि ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है। अब जो ग्लूकोज का विखंडन था वो जीव की कोशिकाओं में ही होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोले थे। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। हमने आगे देखा था
कि जो हम लोग भोजन करते हैं अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो क्या कहलाता है, वो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय श्वसन, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, जब हम अधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, मतलब कमी आ जाती है। क्या होती है, कमी आ जाती है। तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। तब जो भोजन का विखंडन है वो अवायवीय श्वसन द्वारा होता है, जो पेशी कोशिकाएं करती है। क्या करती है, जिसको हम लोग पेशीय श्वसन भी बोले थे, पेशीय श्वसन बोले थे। ये क्या है, तो अवायवीय श्वसन है। क्या है, अवायवीय श्वसन है, जिससे हमने देखा था कि इससे हमारे शरीर में क्या बने थे, तो लैक्टिक एसिड बने थे। क्या बने थे, लैक्टिक एसिड और CO2 बने थे। जो तो हम लैक्टिक एसिड से हमारे शरीर में क्या हो रहा था, तो ऐंठन होने लगता था या शरीर दर्द करने लगता था। तो लैक्टिक एसिड को दूर करने के लिए जब हम गर्म पानी से स्नान कर ले रहे थे या शरीर का मालिश कर लेते थे तो लैक्टिक जो एसिड है वो CO2 और जल में टूट जाते थे। उसके बाद क्या हो रहा था, हमारे शरीर को आराम मिलने लग रहा था। इससे हमारे ऐंठन से निजात मिल जाती थी। हमने आगे देखा था कि सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। जब हमने देखा था कि सांस जो हम लेते हैं वो क्या है, तो श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है। सांस लेने में क्या होता है, तो जो जीव होते हैं वो समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं, जो मतलब बेहतर क्वालिटी के माने अच्छी वायु रहती हैं उसे शरीर जो क्या करता है, तो अंदर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकलता है। और क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकलता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। और हमने देखा था कि जो गैसों का विनिमय हो रहा है माने आदान प्रदान होता है, इसमें सभी जीवों के लिए जो होते हैं कि अलग अलग अंग होते हैं। सभी जीवों के लिए अलग अलग अंग होते हैं। हमने देखा था कि मछली में अलग होते हैं, केंचुए में अलग होते हैं, तिलचट्टा में अलग होता है, हम लोगों में अलग माने मनुष्य में अलग होता है, पादप में अलग होते हैं। तो हर सभी जीवों के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न श्वसन अंग होते हैं या पदार्थों के लिए। अंतः श्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं। हमने देखा था कि जब हम अंतः श्वसन करते हैं या निःश्वसन करते हैं तो उस समय हमारे फेफड़े जो क्या होते हैं, विस्तारित होने लगते हैं, माने बढ़ जाते हैं। विस्तारित होने का मतलब क्या, आयतन का बढ़ जाना। क्या होता है, आयतन का बढ़ जाना। और हमने देखा था कि जब हम उच्च श्वसन करते हैं तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जब हम उच्च श्वसन करते हैं तो जो ये मूल अवस्था में क्या आ जाता है, डायफ्राम आ जाता है। मूल अवस्था में कौन सा आ जाता है, तो डायफ्राम आ जाता है। आगे हमने देखा था कि शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। हमने देखा था कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं या दौड़ने लगते हैं या शारीरिक क्रिया ज़्यादा करने लगते हैं तो हमारी सांस लेने की जो दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तेज़ी से हम लोग सांस लेने लगते हैं। अब हमने आगे देखा था गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। जो गाय हैं, भैंस हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये जैसे जीव में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के ही समान होते हैं। क्या होते हैं, तो मानव के ही ये समान होते हैं। आगे हमने देखा था कि केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। जो केंचुए होते हैं उनमें गैसों का विनिमय जो होता है, उनकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। क्या होता है, आर्द्र त्वचा एवं श्लेष्मीय। क्या होता है, श्लेष्मीय त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में कोलोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से। और हमने आगे देखा था कि जो मछली में होता है तो वो कोलोम की सहायता से होता है। मछली में किसकी सहायता से होता है, तो मछली में कोलोम या गिल की सहायता से होता है। और जो कीट
कीट होते हैं उनमें क्या होता है, तो श्वास प्रणाल होता है। क्या होता है, श्वास प्रणाल के द्वारा ये सभी श्वसन करते हैं। क्या होते हैं, श्वास प्रणाल के द्वारा श्वसन करते हैं। आगे हमने देखा था कि पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। जो पादपों के जड़ होते हैं, रूट होते हैं, मूल को क्या कहते हैं, तो जड़ बोल सकते हैं। जो पादप में जड़ होते हैं वो मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करते हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं। पत्तियां में जो होते हैं कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हमने रंध्र कहा था। क्या कहा था, जिन्हें हमने रंध्र कहा था, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। उन्हीं से क्या होता है, तो गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह होता है। पादप कोशिकाएं में भी जो होता है ग्लूकोज का विखंडन क्या होता है, अन्य जीवों की भांति होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जब हमारे मानव शरीर में या पादप में ग्लूकोज का विखंडन क्या होगा, तो वायवीय में हमने देखा था कि CO2 और जल बनता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज टूटकर क्या बन जाता है, तो CO2 H2 और ऊर्जा में बनती है। ये कब होता है, तो वायवीय में होता है। क्या होता है, वायवीय में। अवायवीय में हमने देखा था कि ग्लूकोज टूटकर क्या बना था, तो ग्लूकोज टूटकर अल्कोहल बना था। क्या बना था, अल्कोहल बना था। उसके बाद क्या बना था, तो CO2 और ऊर्जा निर्मुक्त हुआ था। क्या हुआ था, ऊर्जा निर्मुक्त हुआ। तो ये कब होता है, तो ये अवायवीय में होता है, माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रियाएं होती है। इस तरह से हमारा अध्याय 6 जीवों में श्वसन समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी बिंदु को समझने में या इस अध्याय को समझने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसे बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।